मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। अभी वर्तमान में भारत सरकार के जो बजट में लाया गया है, पहले लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका रेट था 10 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज नहीं, 10%, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर सरकार कर दी है 12.5%। 12.5% इसको सरकार कर दी है। समझ में आ रहा है कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स का सिंपल मतलब होता है कि वैसी संपत्ति, ठीक है ना, जिसको 1 साल या 2 साल बाद बेचने पर जो प्रॉफिट होगी उस पर जो सरकार टैक्स को इम्पोज करेगी उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कोई दिक्कत? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी मैंने यहाँ पर लिखा है 2 साल बाद। 2 साल बाद का मतलब होता है कि 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म होता है कि जब उसकी अवधि जो होता है वो मोर देन 1 ईयर हो जाएगा, यानी मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कोई दिक्कत? तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उस पर सरकार इस बार की बजट में, पहले उस पर 10% सरकार शेयर दे रही थी, परसेंटेज दे रही थी, प्रॉफिट दे रही थी, अब उसको बढ़ा कितना कर दी है? 12.5% कर दी है। इस बात को समझ गए? एक और था इसमें मैंने बताया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गिफ्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स। बस हमको याद क्या करना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट जो टैक्स है वो 5 डायरेक्ट टैक्सेज है, जिसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स और गिफ्ट टैक्स है। उसी कॉर्पोरेशन टैक्स में मैंने एक अलग से मैंने बताया था मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कॉर्पोरेशन टैक्स ही है, लेकिन यह सरकार तब लागू की जब सरकार, सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनी लगी सरकार को नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाने, तब सरकार उसको लागू की। कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स का सिंपल मतलब क्या होता है? उपहार कर, कि अगर कोई व्यक्ति आपको 50,000 रुपये तक का कोई सामान गिफ्ट कर रहा है तो टैक्स के बाहर का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको 50,000, मोर देन 50,000 रुपये का टैक्स, मोर देन 50 रुपये, 50,000 से ज्यादा का अगर उपहार कोई आपको देगा तो उस पर टैक्स लगेगा, उसी को बोलते हैं उपहार कर, उसी को बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। क्या इस बात को समझ गए? गिफ्ट टैक्स क्या होता है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, सेंट्रल और स्टेट। गिफ्ट टैक्स पर अभी वो तो सरकार तय करेगी ना कितना टैक्स है। अभी मैं डाटा नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए डाटा नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा डाटा भी चेंज होगा, तो थोड़ा 10 दिन वेट कर लेते हैं, जब समाप्त होगी तो पूरा डाटा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही रेपो रेट के बारे में सरकार रिपोर्ट दी है कि लगातार 10वें टाइम 6.5% रेपो रेट कंटिन्यू अभी बना हुआ है। तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं, डाटा के क्लास लूंगा, उसमें जितना डाटा होगा, सारा डाटा में लेटेस्ट डाटा जितना होगा मैं बता दूंगा, लेकिन उसके बाद भी डाटा मेरे बताने के बाद भी आपको पूरा फोकस डाटा पे आपको होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स में डाटा ही सारा गेम है, और तभी तो हो पाएगा जब आप लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। ठीक है, आइए। अप्रत्यक्ष कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, उसमें मैंने 2 टैक्स मैंने बताया था, एक बताया था सेंट्रल और एक बताया था स्टेट। मैंने लिखवाया है ना सारा चीज़ें। तो जो सेंट्रल, मैंने यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है वो मुख्यतः उसमें 3 है तो 4, लेकिन हम लोग देखेंगे 3। एक देखेंगे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं सीमा शुल्क। अब देखेंगे यहाँ पे सीमा शुल्क दे चाहे कस्टम टैक्स दे, बात बराबर ही है, ड्यूटी को ही टैक्स के रूप में देखा जाता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जब भी किसी वस्तुओं का आयात तथा निर्यात पे, यानी आयात यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात तथा निर्यात, आयात तथा निर्यात पे
जो टैक्स को इम्पोज किया जाता है, जो टैक्स को लागू की जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमा शुल्क। क्या होती है? सीमा शुल्क। क्या इस बात को समझ गए कि सीमा शुल्क क्या होता है? वस्तुओं का आयात तथा निर्यात पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, या उसी को बोलते हैं हम लोग सीमा शुल्क। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा है प्रोडक्शन टैक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क। तो जो यहाँ पे उत्पाद शुल्क है, इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन टैक्स हमको इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्स। दूसरा एक्साइज ड्यूटी का सिंपल मतलब कि दिस टैक्स इज imposed on manufacturing of goods, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यानी किसी वस्तुओं के विनिर्माण पे, या जब भी किसी वस्तु को हम लोग उत्पादित करते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, कोई दिक्कत? तो वस्तुओं के विनिर्माण पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। तीसरा है इसमें सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सेवा कर। सर्विस टैक्स भारत में सर्विस टैक्स एक्ट 1994 के द्वारा लाया गया और उसी के द्वारा भारत में सर्विस टैक्स को लागू किया गया। सर्विस टैक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपकी सेवा पर ले रहे हैं और उस सेवा के बदले में जो टैक्स को पे किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्विस टैक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बाहर हम लोग वो खाना खा रहे हैं तो 30 का या 40 का या 50 का मिल रहा है। अगर वही खाना हम लोग बड़े रेस्टोरेंट में चलेंगे तो खाना हो गया 150-200 रुपये का। तो खाना टैक्स उतना कैसे बढ़ गया? क्योंकि आपको सारा चीज़ वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, हर प्रकार की आपको वहाँ पे सुख सुविधाएं दी जा रही है। आप ऑर्डर करने के लिए एक आदमी आपके लिए खड़ा है, बड़ा 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 वाला वहाँ पे सोफा लगा हुआ है, आप गए एकदम बैठ गए बढ़िया से, सो गए उसी में कि खाना भी है कि नहीं? तो उस पर जो टैक्स लगेगा तो उसके बदले में भाई जो कंपनी है, जो मालिक हो, तो आपसे कुछ ना कुछ लेगा ना, उसी को बोलता हूँ सर्विस टैक्स। कोई दिक्कत? अभी तो मैं जीएसटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ 2017 से पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसके बारे में। क्लास नहीं कर रहे हैं क्या रेगुलर? क्लास अभी नया है, फर्स्ट क्लास है, तभी ना कन्फ्यूजन है। मतलब बात यह है कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको मैं पहले ही बात किया गया है कि जो टैक्स चल रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 2017 से पहले का टैक्स स्ट्रक्चर भारत में किस प्रकार था। जब भारत में जीएसटी लागू हो गया उसके बाद चीज़ें किस तरह चेंज हो गई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जीएसटी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेंट्रल स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा टैक्स है, ठीक है ना? उसमें हम लोग को 2-3 टैक्स पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे सवाल ज्यादा पूछता है। एक तो पूछेगा यहाँ पर वैट। वैट जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। ठीक है, मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर, जो यहाँ पे मूल्य वर्धित कर है, इसको भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 को। भारत में जो वैट को लागू किया गया वो लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 को वैट को लागू किया गया। अब बात हुआ है कि भाई वैट को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार वैट को क्यों लागू की? तो सरकार वैट को इसलिए लागू की ताकि सरकार कैस्केडिंग इफेक्ट को कम कर सके। कैस्केडिंग इफेक्ट को, जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट को
कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ बात हो रहा है कि सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है। कैस्केडिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि एक ही वस्तु पे मोर देन वन टाइम टैक्स देना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि किसी भी वस्तु पे, एक ही वस्तु पे अगर बार बार टैक्स को दिया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे अगर मैंने बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 2005 से पहले क्या स्थिति था, तो 2005 से पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे तो समझेंगे। मैं बात करूं 2005 से पहले, 2005 से पहले क्या होता था और 2005 के बाद जब वैट को लागू कर दिया गया भारत में तो क्या हुआ समझेंगे यहाँ पे एग्जांपल से। मान लीजिए ये दो कंपनी है ए और बी, ठीक है, ये दोनों कंपनी मिलकर एक बाइक तैयार करती है। तो बाइक का जो मेन इंजन है, इंजन ए के द्वारा बनाया जा रहा है और अदर जो पार्ट्स हैं बाइक के जो अदर पार्ट्स है ये बी के द्वारा बनाए जाते हैं। और बाद में फिर ए प्लस बी कंपनी यानी दोनों कंपनी मिलकर बाइक को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, बाइक को प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए जब इंजन बना रहा है और बी पार्ट्स बना रहा है तो ए वाला जाएगा बी के पास, मान लेते हैं बी के पास जा रहा है ए वाला, और ए वाला जाकर बी के पास बोलता है कि भाई अपना कुछ पार्ट दो, मुझे बाइक में असेंबल करना है, बाइक में असेंबल करना है, ठीक है ना। तो जब ये बाइक से जब बी से खरीदेगा कुछ चीजों को तो इस पार्ट्स पे क्या करेगा, वह टैक्स पे करेगा, वह टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। फिर जब असेंबल करेगा, बाइक पूरा बनकर तैयार हुआ, तब मान लेते हैं कि टोटल बाइक का दाम 10,000 रुपया हो गया। तो जब हम लोग खरीदने जाएंगे इस पे तो फिर इस पे भी टैक्स ऐड होगा। वो टैक्स ऐड होने के बाद एक कस्टमर को मिलेगा, उसके बाद यह कस्टमर को यानी जो हम लोग हैं हम लोग को मिलेगा। यानी ए उस पार्ट्स पे पहले से टैक्स पे कर दिया है और फिर से दोबारा जब हम लोग खरीद रहे हैं इस बाइक को तो टोटल बाइक पर फिर से हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस पार्ट्स पे 2 बार टैक्स पे कर दिया गया। तो जब इसको वैट को लागू किया गया तो बोला गया कि चलो ठीक है, ए जो इंजन बनाती है और बी उस बाइक का पार्ट्स बनाता है, ठीक है ना, और ए प्लस बी टोटल बाइक बेच रहा है 10,000 रुपये में, ए गया खरीदने इसको, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो टोटल पार्ट्स बना, ये खरीदा ये 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का ये पार्ट्स खरीदा, ये आया बाइक टोटल असेंबल किया, क्योंकि इस पार्ट्स पे वो टैक्स पे किया है, इंजन पर अभी भी वो टैक्स पे नहीं किया है। तो मूल वर्धित कर बोल रहा है कि भाई 10,000 रुपया में से पहले माइनस करेंगे 4,000 रुपये, क्योंकि इस पे टैक्स को पे कर दिया गया है। अब कितना बच रहा है टोटल, अभी बचेगा 6,000 रुपया। अब कस्टमर से इस पे टैक्स लिया जाएगा, न कि पूरा होल अमाउंट पर टैक्स लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या इस बात को समझ गए कि क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है कि एक ही वस्तु पे बार बार टैक्स देना, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और इसको कम करने के लिए ही वैट को लागू किया गया भारत में 1 अप्रैल 2005 को। यहां तक समझ गए, किसी को डाउट है, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स है, उस पर है एडवर्टीजमेंट टैक्स। एडवर्टीजमेंट टैक्स यानी जिसको बोलते हैं हम लोग विज्ञापन कर, विज्ञापन कर। तो जो विज्ञापन कर है, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। विज्ञापन कर जितना भी अभी वर्तमान में देखेंगे, विज्ञापन जहां जहां विज्ञापन हो रहा है चीजों का, उस विज्ञापन पर जो विज्ञापन रेडियो पे होता है, जो विज्ञापन टेलीविजन पे हो रहा है, ठीक है ना, इन 2 विज्ञापन को छोड़कर उसके अलावा जितना भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा उस पे पूरा पैसा स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पैसे को कलेक्ट करती है। और रेडियो और टेलीविजन पे जो विज्ञापन होगा उसका पैसा कौन कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पैसे को। क्या इस बात को समझ गए, तो यहां पे समझेंगे। अब इसके अलावा फिर इसके अलावा मोबाइल
हाँ, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा किया जा रहा है उस पे पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी पैसा कलेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आप देखेंगे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में कि जितना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है कोचिंग का या अलग अलग प्रोडक्ट का, पटना में चाहे हर जगह, या आप ऑटो के पीछे देखेंगे, बस के पीछे देखेंगे, रिक्शा के पीछे देखेंगे, इन सारे चीज़ों पे जो प्रचार करवाया जाता है, एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है, उसका पूरा पैसा कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जितना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगेगा, इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं रेडियो तथा टेलीविजन पे, इस पे जो विज्ञापन करवाया जाएगा तो इस पे पूरा पैसा कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्या इस बात को समझ गए? इसी में एक और आता है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स का सिंपल एग्जांपल अगर समझेंगे हम लोग, तो मान लो कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, मूवी देखने जा रहे हैं, तो उस पे पहले क्या होता था कि अगर 100 रुपये का अगर टिकट है उस पे, तो उस पे अलग से मान लेते हैं 10% या
अब आवाज आ रही है? देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शेष है, जो शेष और सर चार्जेस में क्या डिफरेंस है? तो शेष का सिंपल मतलब होता है कि यह जब भी लागू किया जाएगा तो किसी खास उद्देश्य से ही सरकार पैसे को इसको लागू करेगी, शेष को। सर चार्जेज को भी सरकार किसी खास उद्देश्य से ही लागू करेगी। दोनों में अंतर क्या है कि शेष के द्वारा जो पैसे कलेक्ट कर किए जाएंगे, उस पैसे को केवल उसी उद्देश्य पर खर्च किए जाएंगे जो सरकार बोलकर आपसे पैसे को कलेक्ट की है। कोई दिक्कत? हाँ। अच्छा, जो सर चार्जेज है, सरकार जिस उद्देश्य से बोलकर पैसा लेगी सर चार्जेज के अंतर्गत, उसके अलावा सरकार अलग क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर भी पैसे को खर्च कर सकती है। इसको बोलते हैं सर चार्जेज। यहां तक किसी को डाउट है? ये रहा हम लोग का पूरा टैक्स सिस्टम। अगर किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, किस कौन सा टैक्स? नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या। हाँ, हाँ, कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। नहीं, इसलिए तो नहीं हो इसको। देखिए, ये जनरली ऐसा मान के चलिए, जनरली बिजनेसमैनों पर ज़्यादा लागू किया जाता है। 30% रेट कोई आम आदमी दे पाएगा? 30% कोई दे पाएगा? आम आदमी पागल ही हो जाएंगे हम लोग। मान लें कि महीने में 10 लाख रुपया, साल में 10 लाख रुपया कमाए और 30% दे ही दिए, है कि नहीं? तो क्या हम लोग के पास क्या बच रहा है? 7 लाख तो बचेगा मात्र। इसलिए सरकार कम ली है टैक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्स स्लैब के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे टैक्स स्लैब में, क्योंकि जब बजट पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग बात करेंगे टैक्स। अभी स्लैब पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत? हम लोग हेडिंग डालेंगे अब जीएसटी। लिखिए जीएसटी। और जीएसटी में कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पहले, कुछ फैक्ट है उसको, फैक्ट को लिखेंगे पहले 10-15 पॉइंट, उसके बाद हम लोग फिर उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? हम लोग इसके में बात करेंगे जीएसटी के बारे में। क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं, कब लागू किया गया था इसे? 17 में। कब? ऐसे पूछा जाता है। 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है ना? लिखिए जीएसटी। लिखेंगे पहला पॉइंट, विश्व में, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले फ्रांस में, फ्रांस ब्रैकेट में लिख लेंगे 1954, विश्व में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि भारत ने जीएसटी की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, भारत ने जीएसटी की अवधारणा कनाडा से लिया है। देखिए, दो स्टेटमेंट यहाँ पे है, अलग अलग है। अगर पूछेगा कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो फ्रांस है। लेकिन अगर पूछेगा कि भाई भारत ने जो जो जीएसटी की कॉन्सेप्ट है, वो अवधारणा जो है वो कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत में जीएसटी को, भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। हो गया? नेक्स्ट पर लिखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य
जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। पहला राज्य असम है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जीएसटी में लगभग जीएसटी में लगभग 17 प्रकार के जीएसटी में लगभग 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, भारत में अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी को लागू किया गया है या जीएसटी में जीएसटी में उसी में लिखना है, या जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया गया है। जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जीएसटी का आदर्श वाक्य जीएसटी का आदर्श वाक्य जीएसटी का आदर्श वाक्य वाक्य वन राष्ट्र यानी एक राष्ट्र एक टैक्स है। एक राष्ट्र एक टैक्स है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, केलकर समिति की अनुशंसा पर या रिकमेंडेशन ऑफ केलकर समिति केलकर समिति या केलकर समिति या स्लैश में लिख देंगे केलकर टास्क फोर्स। केलकर समिति या केलकर टास्क फोर्स केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, जीएसटी को 0%, 5%, 12, 18, 28 में विभाजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी, आई का मतलब यहाँ पर होता है इंटीग्रेटेड, एकीकृत। आईजीएसटी का वर्णन आईजीएसटी का वर्णन आईजीएसटी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 ए या 269 क्लॉज ए में किया गया है। मुझे थोड़ा
है 69 हो गया, क्या बोला हूँ, बोलिए। IGST नहीं, IGST लग रहा है यहाँ पे है नहीं, अब रात में आपको याद आ रही है लग रहा है। IGST का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A में किया गया है। नेक्स्ट वन लिखेंगे जीएसटी काउंसिल का वर्णन, जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279A में किया गया है। 279 जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 क्लॉज ए में किया गया है। ठीक है ना, 279 क्लॉज ए में किया गया है। अब यहाँ पे दो बात हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, दो बात हम लोग यहाँ पे समझना है। अगर पूछेगा कि जो ये विधेयक लाया गया था जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए जो विधेयक लाया गया था यानी जो बिल लाया गया था, एक कौन से नंबर का बिल था, तो ये जो बिल था वो था 122वां बिल लाया गया था। कब? 2014 में। कोई दिक्कत? और यह जो एक्ट बना, यह जो एक्ट बना या जो ये अधिनियम बना, यह जो अधिनियम बना ये कब बना? ये हुआ 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल। अब वो एक्ट बन गया यानी संविधान संशोधन एक्ट, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर यहाँ पर सवाल पूछेगा या ये कब हुआ, ये हुआ 2016 में। फिर समझेंगे मैं क्या बोल, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि अगर पूछेगा कि जीएसटी के लिए जो बिल लाया गया था वो कौन से कितने नंबर का बिल था, तो 122वां बिल था। ये कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था। और वह बिल एक्ट कब बना? तो 2016 में बना। और वह जो एक्ट बना वो था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोई भी बिल ये अधिनियम कैसे बनता है। एक लाइन में समझना है कि मान लेते हैं कि यह पार्लियामेंट है, ये संसद है, तो इस पार्लियामेंट में दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी ऐसा बिल, कुछ ऐसे बिल हैं जो पहले लोकसभा में आएंगे, कुछ ऐसे बिल हैं जो पहले राज्यसभा में आएंगे, कुछ ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद आएंगे, और कुछ ऐसे बिल हैं जिस पर राष्ट्रपति अपने बाद में सहमति देता है। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग उतना नहीं समझ, अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि कोई भी बिल अगर आ रहा है, अगर पहले लोकसभा में आएगा तो यहां से पास होकर जाएगा राज्यसभा में, अगर पहले राज्यसभा में आएगा तो यहां से पास होकर जाएगा लोकसभा में। ये दोनों जगह से पास होने के बाद जब ये आता है तब भी यह बिल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? यह विधेयक ही कहलाता है। और यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। कहां पे जाता है? राष्ट्रपति के पास जब जाएगा यह बिल, तो तब तक यह विधेयक या बिल ही कहलाएगा। जब इस विधेयक पे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे यानी अपनी कॉन्सेंट दे देंगे, या उस विधेयक पे जब अपनी हस्ताक्षर या कर देंगे राष्ट्रपति, तब यह बिल एक्ट बन जाता है। एक्ट यानी यह कानून बन गया। और जैसे यह कानून बना, देश के सभी नागरिकों पर यह लागू होगा। देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा ये। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? यानी कोई भी ऐसा विधेयक जब तक वो उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वह बिल, वह एक्ट नहीं बन सकता है, वह अधिनियम नहीं बन सकता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे उसके बाद वह बिल अधिनियम बन जाएगा। इसमें बहुत सारे हैं कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी शक्ति दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति या तो उस बिल पर अपनी सहमति दे देंगे, एक बार संसद को रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकते हैं, या तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 111 के द्वारा बात की गई है। ठीक है ना, हम लोग उतना बाद में देखेंगे, बस इतना समझना है। तो ये बात समझ गए? ये बात समझ गए कि जो जीएसटी है वो जो विधेयक पूछेगा कौन से नंबर का बिल है या विधेयक है,
तो अब विधेयक 122वें नंबर का, कोई दिक्कत? अगर पूछेगा ये अधिनियम कौन से नंबर का अधिनियम है, तो ये अधिनियम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। कोई दिक्कत है? आगे लिखेंगे जीएसटी का उद्देश्य, हेडिंग डालेंगे जीएसटी का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। अब देखेंगे जीएसटी के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार के बहुत सारे उद्देश्य थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसको देखेंगे। पहला उद्देश्य है कि कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स को कम या समाप्त करना, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम या समाप्त करना। दूसरा बात ये था कि जो वैट है, वीएटी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के वैट के प्रभावों को, वैट के प्रभावों को कम करना, वैट के प्रभावों को कम करना। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? टैक्स पेयरों की संख्या, टैक्स पेयर्स यानी जो करदाता हैं, जो करदाता हैं के संख्या में बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी। चौथा ये हो सकता है कि सरकार का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, राजस्व को बढ़ाना, राजस्व को बढ़ाना। ये सारे के सारे जीएसटी के मुख्य उद्देश्य हैं। तो लिख लेंगे इसको। ठीक है, हो गया सबका। आगे लिखेंगे जीएसटी की विशेषता, हेडिंग डालेंगे जीएसटी की विशेषता। ठीक है, तो जो जीएसटी की विशेषता है, जीएसटी की जो विशेषता है यानी फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की विशेषता। पहला है कि यह जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तारवादी, विस्तारवादी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है। तो जीएसटी कैसा है, कैसा टैक्स सिस्टम है? कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तारवादी। अब यहाँ पर अगर बात कोई पूछे भाई विस्तारवादी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? विस्तारवादी का सिंपल मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे टैक्स को, बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है यह। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि यह मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम है, यानी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टैक्स लगता है, तो मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम है। तीसरा लिखेंगे कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम।
डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है गंतव्य आधारित कर व्यवस्था। गंतव्य आधारित कर व्यवस्था है। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? चौथा हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जीएसटी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, लिख लिया सारा ना? तो अभी तक हम लोगों ने जीएसटी की विशेषता और जीएसटी का उद्देश्य, जीएसटी के उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा जरूरी है कि अगर मेंस में लिखना हो थोड़ा उसको और बढ़िया से लिखेंगे। पीटी के लिए दो बात याद रखना है कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था कि कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना या वैट के प्रभाव को कम करना, वैल्यू एडेड टैक्सेस को कम करना है। दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि टैक्स पेयरों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। जब टैक्स लोग सरकार के पास जब टैक्सेज आएंगी, सरकार जब आम आदमी सभी लोग सरकार में भागीदारी निभाएंगे टैक्स में, तो सरकार अपने सामाजिक सेवा अच्छे से काम करेंगे, सोशल डेवलपमेंट सरकार करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को सरकार बढ़ाएगी, तभी तो सरकार हम लोग को अनुदान सब्सिडी देगी, सरकार हम लोग को लोन माफ करेगी। अगर सरकार के पास पैसा आएगा ही नहीं तो सरकार ये सब काम क्यों करेगी? पहली बात। तो सरकार भी हम लोग तभी काम करेगी जब हम लोग सरकार को टैक्स ईमानदारी से पे करेंगे। और यह देखा भी गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स पेयरों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। लोग बहुत सारे जो चोरी छुपे काम करते थे, अब अभी भी चोरों की संख्या नहीं है कम, चोर अभी भी हैं, रहेंगे भी, समझ में आ रहा है ना? लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ी है, ठीक है ना? लोग ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। इसमें अब देखिए इसका बैकड्रॉप बहुत सारे चीजें हैं। कोई भी चीज, जो चीज हम लोग को अच्छी लगती है ना, समझ उसका कुछ ना कुछ उसका बैकड्रॉप भी है। मान ली किसी में दोस्ती बहुत अच्छा है, उस टाइम आदमी केवल उसके अच्छाइयों के बारे में सोचता है। एक भी बात बुराई कोई बोल जाकर, भाई सही आदमी नहीं है वो, अरे तुम जाओ, तुम नहीं जानते हो। क्यों? अभी चल रहा है मामला, जिस दिन खत्म होगा तो साला अच्छाई खत्म, केवल बुराई पे बात होगी। तो अगले 6 महीने केवल बुराई पे बात होती है। लो अब लो, बुराई मेरे तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं? हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार। पहला लिखेंगे सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, ठीक है ना? दूसरा लिखेंगे स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है? और तीसरा लिखेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। ठीक है, अब लिखेंगे सीजीएसटी, लिखकर डैश मार्किंग लिखेंगे 2 लाइन उसमें सीजीएसटी में। लिखेंगे वैसा कर जिसकी वसूली, वैसा कर जिसकी वसूली केंद्र सरकार करती है, वैसा कर जिसकी वसूली केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, उसे सीजीएसटी कहते हैं। दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अब लिखेंगे एसजीएसटी, वैसा कर जिसकी वसूली, वैसा कर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है, वैसा कर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है,
उसे SGST यानी स्टेट GST कहते हैं, SGST कहते हैं। हो गया। IGST लिखेंगे, इंटीग्रेटेड GST लिखेंगे जब दो राज्यों के बीच अंतरराज्यीय व्यापार होता है, इंटर स्टेट ट्रेड। जब दो राज्यों के बीच व्यापार होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। तो जब दो राज्यों के बीच अंतरराज्यीय व्यापार होता है तब IGST को लागू किया जाता है, ठीक है। तो आज रहने देते हैं।